कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो कक्षा 12वीं केमिस्ट्री बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा, बस आप लोग वीडियो को आखिरी तक देख लेना। अगर आपने आखिरी तक इस वीडियो को देख लिया, अंत तक इस वीडियो को देख लिया ना, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद होते चलेंगे, है ना। मैं जैसा जैसा बोलते जाऊं वैसे वैसे करते जाना, फटाफट फटाफट आपको सब याद करा दूंगा। चलिए, यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वास्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, ये कंप्लीट पीडीएफ हमने आपके लिए बना दी है। एडुस्टेट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप के ऊपर ही कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये जो पूरी पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, है ना। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं यार, पीडीएफ तो हम लोग मिलती रहेगी हमको, आने वाले टाइम पे मैं आपको आपके लिए और वीडियोस बना दूंगा, है ना। तो चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करके रख लेना, कंटिन्यूअसली मैं वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। पहला प्रश्न हमारे लिए, विलियन की मोलल सांद्रता वाले विलियन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा। इनमें से कौन से मोलर सांद्रता वाले विलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वथनांक सबसे अधिक पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे बेंजीन के ऊपर टिक लगा देना। बेंजीन भैया सबसे बढ़िया, है ना, बेंजीन भैया सबसे बढ़िया। इस तरह से आप लोग याद करिए। प्रश्न नंबर सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मोलर NaOH के 10 ml को उदासीन करने के लिए एक मोलर H2SO4 के कितने ml की आवश्यकता होगी। अब भैया ये है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने नॉर्मलिटी पढ़ी हुई है, नॉर्मलता पढ़ी हुई है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको याद कर लो कि भैया 1 ml से 10 ml बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, H2SO4। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, H2SO4 और NaOH जब इनके आप लोग रिएक्शन कराओगे, एक अभिक्रिया बनाओगे, तो वहां पे H2SO4 के 2 मोल लगेंगे हमें। H2SO4 के 2 मोल लगेंगे। अब 2 मोल लगेंगे तो क्या होगा, दो का डिवाइड होगा NaOH के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो इसके लिए कितना होगा, एक कितने को करेगा, 1 मोल वो करेगा 5 को, मतलब 5 5 के 2 मिलके 10 बना देंगे। तो आपसे एक पूछा है, एक कितने का बनेगा, 5 ml में बनेगा, है ना। इस तरीके से आप लोग इजिली याद कर लो, भैया 5 ml यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा प्रश्न आपको याद कराता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है। कौन सा इसमें से है जो धनात्मक विचलन को नहीं दर्शाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। ध्यान रखना, बेंजीन सभी में है, बेंजीन 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 सभी में है। यहाँ पे हमें याद करना है, धनात्मक विचलन को नहीं दर्शाता है, मतलब ये सारे जो है इसमें सभी के सभी नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, लेकिन एक इसमें से कोई सा है जो धनात्मक को विचलित बताता है। तो धनात्मक विचलन को नहीं दर्शाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो धनात्मक विचलन को नहीं बताता है, ये किसको बताता है, ऋणात्मक को बताता है। बेंजीन क्लोरोफॉर्म किसको, ऋणात्मक, क्लोरोफॉर्म मतलब ऋणात्मक। याद कर लो कि नेगेटिव से इसको याद रखो, ऋणात्मक। ठीक है, और ये सबके सब कैसे हैं, धनात्मक। तो हमसे क्या पूछा है कि विचलन को नहीं दर्शाता, नेगेटिव कौन सा वाला है, ये वाला नेगेटिव है। बेंजीन क्लोरोफॉर्म याद कर लोगे, बेंजीन क्लोरोफॉर्म बेंजीन क्लोरोफॉर्म बेंजीन क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव है। बाकी सभी कौन से पॉजिटिव है, पॉजिटिव। आ, सभी आदर्श विलियन बनाते हैं, केवल नहीं एक नहीं बनाता है। इन सभी में आदर्श विलियन सभी बनाते हैं, लेकिन एक अनादर्श विलियन का एग्जाम्पल है। कौन सा है वो, तो आप लोग क्या बोलेंगे भैया, C2H5I और C2H5OH। एल्कोहल, इथेनॉल और इथेन आयोडाइड, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अनादर्श विलियन का एग्जाम्पल। अनादर्श, ये सभी आदर्श के हैं, ये अनादर्श का है। ठीक है, इथेनॉल साथ में C2H5I। ओके। पांचवा प्रश्न हमारे लिए, राउल्ट के नियम अनुसार एक आवाष्पदी आवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए संक्षेप दाब अवनमन बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। राउल्ट के अनुसार एक वाष्पशील विलेय के विलयन के लिए संक्षिप्त सापेक्ष वाष्प दाब अवनगमन बराबर होता है। तो आप क्या बोलेंगे, विलेय के मोल के अंश के बराबर। मोल का अंश आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, छठा प्रश्न हमारे लिए, परासरण दाब P, आयतन V व ताप T के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। P इज इक्वल्स टू क्या होता है, MRT। P इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास, P इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू MRT, MRT, MRT। एम मतलब हमारे पास क्या होता है, मोलरता होता है। ठीक है, मोलरता। तो मोलरता को तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, N/V। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में आ जाएगा V। ठीक है, अपॉन में V आ जाएगा। तो मैं V को यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी,
कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है परासरण दाब P, आयतन V व ताप T के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? P N के भी है, R के भी, T के भी है, लेकिन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है और हमें गलत ही बताना है, तो ये हमारा लिए हो जाएगा इसके हिसाब से सही उत्तर, क्योंकि ये गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे 1/, नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए था तो सही होता, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, हमें गलत ही बताना है। आई बात समझ में? चलिए आगे 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 बात करते हैं। 7वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है डाइबेसिक अम्ल क्रिया रासायनिक रूप से है। डाइबेसिक क्रिया, डाइबेसिक अम्ल क्रिया रासायनिक रूप से कौन सी है? कॉपर फेरोसाइनाइड है, कॉपर फेरिसाइनाइड है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम फेरोसाइड। तो हम क्या बोलेंगे? कॉपर फेरोसाइनाइड। फेरो, फेरी नहीं, फेरो। डायबेसिक अम्ल क्या होते हैं, कौन से क्रियाशील होते हैं ये? तो बोले कॉपर फेरोसाइनाइड होते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरो, फेरो फेरो से याद रखो, फेरो, कॉपर फेरो, कॉपर फेरो, क्या फेरो? कॉपर फेरो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ गुणधर्म है? तो क्या बोलेंगे आप लोग, इनमें से कौन सा गुणधर्म है? पृष्ठ तनाव, सांद्रता, परासरण दाब या प्रकाशीय गुण? तो परासरण दाब होता है हमारे पास कौन सा? अनुप्रस्थ गुणधर्म। गुणधर्म हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है परासरण दाब। तो हमारे पास सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इजी है ये। किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित होते हैं, किसके आधारित होते हैं भैया? किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित होते हैं, किसके आधारित होते हैं? विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, या विलय की प्रकृति पर, या विलय के कणों की संख्या पर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर हमारे पास? विलय के कणों की संख्या पर। किसके किसके बराबर, किसके आधारित होते हैं? तो विलय के कणों की संख्या, कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणु से नाम से क्लियर है, अणु की संख्या, अणुसंख्या, अणुसंख्या ऐसे याद कर लो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो मोलरता पूछे तो आप लोग टिकला के आओगे 55.55 या फिर 55.6 पे। ठीक है, ये हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा ए वाला। फिर हमारे पास नीचे है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? परासरण दाब है, वाष्प दाब, अवगमन, हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन? इनमें से कौन सा नहीं है? आपसे क्या पूछा रहा? नहीं है। तो वाष्प दाब जो होता है ये हमारे पास कोई अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, वाष्प दाब हमारे पास इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां हमारे पास है परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र बताइए। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पीवी, पी लिख दो या फिर पाई लिख दो, एक ही बात है। पाई इजिकल्स टू एनआरटी और वी अपॉन में आ जाएगा, एनआरटी अपॉन में वी आ जाएगा, तो पहला वाला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाई इजिकल्स टू एनआरटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो पहला वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं है इसमें, और चेक कर लेते हैं। जी हाँ, पहला वाला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13वां वाला प्रश्न। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेषित मान तथा अणुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेषित मान तथा अणुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन या वांट ऑफ गुणांक की डेफिनेशन यही तो होती है। ऊपर क्या आता है? ऊपर हमारे पास आता है उसका मान कैसा? अणुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान नीचे आता है और प्रेषित मान ऊपर आता है। प्रेक्षित मान ऊपर, नीचे कौन सा आता है? सैद्धांतिक मान। बस यही होता है, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ गुणांक या वेंट ऑफ फैक्टर। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? अभी मैंने आपको याद कराया था ना ऊपर, उस हिसाब से देखो तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है धनात्मक विचलन को नहीं बताता है, तो यही नहीं बताता ये तो। ये जो होता है ये क्या होता है हमारे पास? ये जो है हमारे पास ये नेगेटिव को बताता है, ये नेगेटिव को बताता है, याद कराया था ना, ये नेगेटिव को बताता है। तो ये नेगेटिव को, तो पॉजिटिव को कौन बताता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव को कौन बताता है? तो बेंजीन CCl4 जो होता है ये क्या बताता है हमारे पास? धनात्मक विचलन को नहीं दर्शाता, ये धनात्मक विचलन को नहीं दर्शाता, ये पॉजिटिव को बताता है। तो हमें यही बताना था, पॉजिटिव विचलन को नहीं दर्शाता है। ओके, इस टाइप से ही हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान सुनो, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राउंड के नियम के धनात्मक विचलन को नहीं बताता है? धनात्मक को ये नहीं बताता है, ये ऋणात्मक को बताता है। ये वाला करेक्ट होगा, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा, ए। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ए बिल्कुल करेक्ट है।
ना कि डी। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ए वाला हमारे पास बिल्कुल 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 करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 14 क्वेश्चन हमने याद कर लिए। अगर ऐसे बच्चे जिनको याद नहीं हुए हैं, एक बार वीडियो को वापस से स्टार्टिंग से देख लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, आपके तैयार हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत बहुत बहुत, मतलब इनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको ये रिक्त स्थान वगैरह नहीं कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है। आप लोग चाहे तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, हमारा एक ऐप है एडुस्टेट ऐप, वहां पे हमारा कोर्स चल रहा है, कोर्स के अंदर मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको। उस कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, रसायन शास्त्र का कोर्स है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वास्तव में इस प्रश्न की बात करते हैं। मोलर चालकता क्या बोलेंगे हम लोग, लेमडा एन बराबर होता है किसके? मोलर चालकता लेमडा एन किसके बराबर होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, के बाय सी एम इंटू 1000, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, मोलर चालकता लेमडा एम किसके इक्वल होता है? के इंटू सी एम इंटू 1000, है ना? 1000 हमेशा ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये नीचे दे रखा है क्या? देखो, इसको अगर आप इस तरीके से देखे जाए तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। कैसे देख सकते हो इसको? इस तरीके से, इस तरीके से देख सकते हो कि ये 1000 है, 1000 आपके ऊपर आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, करेक्ट आंसर क्या होता है हमारे पास? के बाय सी एम, सी एम इंटू 1000, इंटू मतलब ऊपर आएगा। ठीक है, आप जब एग्जाम में देखने जाओगे ना, तो वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखता है क्योंकि हमने टाइपिंग इस तरह से करी हुई है। तो ये जो 1000 है, इसमें ऐसा लग रहा है कि नीचे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर एक बात करें एक कौन सा सही है, तो आप बोलेंगे नीचे वाला सही है, क्योंकि वहां पे 100 पहले लिख दिया है और ये बाद में लिखा है। समझ में आया? इस तरीके से चीजें होती है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। ओके, अगर आप एग्जाम में देखने जाओगे तो वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ होगा। आप कोई चिंता वाली बात नहीं, जो प्रिंट करते हैं ना पेपर, वो बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं। वो यहाँ पे इसको ऊपर ही लिखेंगे, नीचे आपको दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेल स्थिरांक क्या होता है? एल बाई ए होता है, एल बाई ए याद रखना, एल बाई ए, लेंथ ऊपर एरिया नीचे। इनमें से कौन सा विद्युत वाहक सूचक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो NaCl एक्वस स्टेट में, NaCl लिक्विड स्टेट में, NaCl मोल्टन स्टेट में, NaCl एज स्टेट में। तो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। NaCl ये सभी क्या है? विद्युत वाहक सूचक हैं, सभी के सभी हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। यहाँ पे अगर सॉलिड लिखा होता, एस बना होता, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, सुधार कर लेना। यहाँ पे एस आएगा, इस तरीके से एस बना देना आप लोग। ठीक है, एस मतलब सॉलिड स्टेट में। अरे नमक है भैया, नमक है सॉलिड स्टेट में, जो हम नमक खाते हैं, वो नमक में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन एक पानी लो, पानी के अंदर आप लोग नमक डाल दो, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी, विद्युत वहां से आराम से वाहक होगी। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट आएगा, एस आएगा यहाँ पे, याद कर लेना। है ना? देखो, गलती छोटी छोटी होती है ना, उससे आपको सीखने को मिलता है ना, कि क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, और याद भी होगा आपको, हमेशा याद रखे, याद रहेगा आपको। एक विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण क्या होता है? एक विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि की कारण क्या होता है? तो कौन सा कारण होता है? आयनिक आकृति का बढ़ना, आणविक आकृति में विघटना, विद्युत अपघट्य के संगुणन की मात्रा में वृद्धि होना, विद्युत अपघटन के आयतन की मात्रा में वृद्धि होना। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बोलेंगे विद्युत अपघट्य के आयतन की मात्रा में वृद्धि होना, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है सेल स्थिरांक की इकाई लिखिए। सेल स्थिरांक क्या होता है हमारे पास? सेल स्थिरांक की इकाई आपको लिखनी है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है हमारे पास? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? तो सारी इकाई याद करके चलना। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपने याद कर लिया। है ना? सेल स्थिरांक की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट विशिष्ट चालकता में हम लोग बोलते हैं, इसको कप्पा भी बोला जाता है, कप्पा, कप्पा। तो ये क्या हो जाती है? ये उल्टी होती है किसके? रो की। रेजिस्टिविटी जो हम लोग बोलते हैं, है ना, विशिष्ट अवरोध। तो रो जो होता है, रो का उल्टा होता है। तो विशिष्ट अवरोध की जो यूनिट होती है, वो होती है ओम इनवर्स, ओम और सेंटीमीटर, ओम और सेंटीमीटर, ये होती है ओम और सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या पूछी गई है? विशिष्ट चालकता की यूनिट पूछी गई है, तो उसका उल्टा कर दो तो दोनों के ऊपर इनवर्स चढ़ जाएगा, तो हमारे पास सही कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता की यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और रो के अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट अवरोध की आप लोग यूनिट बताओ, तो क्या बोलेंगे? ओम और सेंटीमीटर। उसमें से आप लोग इनवर्स हटा देना। है ना? तो याद हो गया आपको ये चीज, इस तरीके से आप लोग याद करते चलो।
लोहे के संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है? जिंक की परत चढ़ाना। जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है भैया? विद्युत अपघट्य कहलाता है, प्रकाश विद्युत अपघट्य कहलाता है, या फिर यहाँ से दो ऑप्शन और दिए हुए हमें, गैल्वेनीकरण कहलाता है या कैथोडिक रक्षण कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण ही कहलाता है, याद रखना, गैल्वेनीकरण ये कहलाता है, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट हमारे पास है आठवां प्रश्न। लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है? लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपके लिए कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, पढ़ के देखते हैं हम लोग। के प्लस का वेग NO3 माइनस से ज्यादा होता है, इसलिए होता है क्या? NO3 माइनस का वेग के प्लस से ज्यादा होता है, इसलिए होता है। दोनों का वेग लगभग बराबर होता है, इसलिए होता है क्या? KNO3 की जल में विलेयता उच्च होती है, इसलिए होता है क्या? आप समझो यार, क्या होता है, लवण सेतु हम लोग बनाते हैं। लवण सेतु क्यों बनाया जाता है? सेतु कभी भी क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दोनों तरफ क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर बैलेंस हो चुका है। अब भैया ये लवण सेतु, ध्यान रखना, लवण क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऋणात्मक धनात्मक में टूट जाते हैं। तो ऋणात्मक कहाँ जाता है? जहां पे ऑलरेडी धनात्मक है, वहां से जस्ट चिपक जाता है। धनात्मक कहाँ जाता है? जहां पे ऑलरेडी ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे, जब दोनों वेग लगभग बराबर हो जाते हैं, तब हमें जरूरत किसकी पड़ती है? लवण सेतु की जरूरत पड़ती है ना। इस तरीके से आप लोग याद रखो। नवा प्रश्न हमारे पास है, जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है तो क्या होता है? तो लीड स्टोरेज बैटरी को जब विसर्जित किया जाता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भैया जब भी लेड स्टोरेज बैटरी का विसर्जित किया जाता है तो H2SO4 का व्यय वहां पे होता है। किस चीज का व्यय होता है? H2SO4 का व्यय होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सबको याद होना चाहिए, संसारण किसे कहला ये कहलाती है ना। 11वां प्रश्न हमारे पास है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना माना गया है? तो हमेशा शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हिंदी में बात करें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना माना गया है? शून्य माना गया है। देखो कितने क्वेश्चन आपको याद करा दी है ना, कितना सारा सीखने को आपको मिला आज। ऐसे ही आपको आगे और याद कराता हूँ मैं, चलो साथ साथ बने रहो, बस हिम्मत रखो, सब याद हो जाएंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टीआई का मान होता है, कितना होता है टीआई का मान? ठीक है, टाइम का कितना मान होता है? तो बोलेंगे 0.693/K। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत। ये तो पक्का आएगा ही आएगा, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, देख लेना। शर्करा का ग्लूकोज एवन फ्राइटोस से अभिक्रिया होती है, C2H22O11+H2। ये जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है? ये प्रथम कोटि की होती है। देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपको तुक्का लगाना हो, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, रति कोटि या शून्य कोटि में, तो हमेशा ध्यान रखना, आप लोग प्रथम कोटि के ऊपर सबसे पहले तुक्का लगाएंगे, फिर आप लोग लगाएंगे तुक्का शून्य कोटि पर। तुक्का लगाना भैया, हमको नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, तो क्या लगाओगे? प्रथम कोटि के ऊपर। ये भी देखो प्रथम कोटि का एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे प्रथम कोटि के ऊपर। अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। तो अगर के की वैल्यू इतनी है तो क्या होगी? आप देखो क्या करना, इसमें ये वैल्यू पुट कर देना। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था ना, इसमें के की जगह पे क्या पुट कर दोगे? ये वाली वैल्यू पुट कर देना, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? तीसरे का ए वाला। आप लोग चेक कर लेना, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या करोगे? यहाँ पे 0.693/K है ना, तो के की जगह पे ये रख देना, आपका आंसर आ जाएगा ए वाला। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भैया? रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर, बिल्कुल सही, सक्रिय द्रव्यमान पर। इसके अलावा परासरण द्रव्यमान पर, ये भी सही बात होगी। तुल्यांकी भार पर, बिल्कुल सही बात है। आणविक द्रव्यमान पर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो चारों बात सही है, तो फिर गलत कौन सी है? देखो बच्चों, होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो अलग अलग डिपेंड करती है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर हम जनरल बात करें कि भैया हम हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, एक सामान्य रिएक्शन है, उसके लिए बताओ इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, एक जनरल रिएक्शन के लिए, और जब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया हो उसके लिए आणविक द्रव्यमान वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये किसमें होते हैं? जब आपसे फैक्टर पूछे जाते हैं परीक्षा में, कि आप कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अभिक्रिया की दर को दर पर निर्भर करते हैं, तो आप ये इस प्रकार से बता सकते हो कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। लेकिन जब आपसे एक ही फैक्टर पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे? आणविक द्रव्यमान। ये जनरली मान्य होता है। अरानियस जो समीकरण होता है, अरानियस समीकरण जो होता है वो इनमें से कौन सा है? तो क्या बोलोगे? के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको याद कर लेना, रट लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आ रखा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि का क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। और शून्य कोटि का क्या होता है? मोल सेकंड इनवर्स
मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स होता है शून्य कोटि का। इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, प्रथम का मतलब सेकंड इनवर्स और शून्य का मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ये परिभाषा भी है, 2 नंबर में आ सकती है। अभिक्रिया दर का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स होता है, ऊपर वाला मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। उसके बाद 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां हमारे पास है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है 10वें वाले का? तो हम बोलेंगे ताप पर ये निर्भर करता है, बाकी किसी पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये भी याद कर लिया। अगले चैप्टर की बात करते हैं। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक के हमारे पास पूछा जा रहा है, तो डी ब्लॉक का क्या होता है? n-1। डी कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। और एन हमारे जो एस रहता है वो हमारे पास फिक्स रहता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे हमेशा। लेकिन डी में कितने जाएंगे? 1 से 10 तक जा सकते हैं। और हमारे पास n-1 ये जो कक्षा है उसका मान है। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या होता है? किस वजह से होता है लेंथेनॉइड संकुचन? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपसे 2 नंबर में, इवन 3 नंबर के लिए भी मैंने आपको सोल्व करा रखा है। आप लोग वीडियो देखना हमारा, वहां पे मैंने ये 3 नंबर के हिसाब से भी इसे सोल्व करा रखा है। ओके। तो हमसे पूछा जा रहा है लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या होता है? एक कक्षों का नगण्य परीक्षण प्रभाव, नाभिकीय आवेश में वृद्धि, नाभिकीय आवेश में कमी, परिसरण प्रभाव में कमी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास? ये हो जाएगा कि भैया एफ कक्षों का नगण्य प्रभाव, इस परीक्षण प्रभाव यहाँ पे होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रश्न हमारे हो गए। उसके बाद आगे बात करते हैं। मोहर लवण क्या होता है? मोहर लवण, मोहर सॉल्ट इसको बोलते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये है, फेजू नहीं कराएगा शूपोलिस पानी से। फेजू, फेजू ना, एच मतलब नहीं, कराएगा, शू मतलब एस एच ओ शू, शू, पॉलिश पानी से। इस तरह से हम लोग इसे याद कर सकते हैं, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, है ना। क्षारीय माध्यम में केमेनोफोर का तुल्यांक भार है, कितना होता है? क्षारीय माध्यम में केमेनोफोर का तुल्यांक भार कितना होता है भैया? तो आप बोलेंगे 158, ये इसका इतना भार होता है। ओके। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं भैया। 34वीं श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसको तो भूलना ही मत, मैग्नीज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर Fe2+ आयन के अयुग्मी अयुग्मित की संख्या कितनी होती है? तो देखो, इसके पास 4 होते थे। अयुग्मी जो होता है हमारे पास, इसके पास 4 ऑलरेडी होते हैं। और आपने क्या बोला? 2 यहाँ पे हैं। तो देखो, 2 पहले थे, 2 जिसके पास जो थे, देखो इस तरह से आप लोग समझो कि अगर आपसे पूछा जा रहा है अयुग्मी, अयुग्मी मतलब क्या होता है? अयुग्मी मतलब युग्म नहीं बनाना है आपको। ऑलरेडी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 जो है वो युग्म बना रखे थे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा यहाँ पे हमारे पास होते हैं। ठीक है। अब आपने क्या बोला? हमारे पास यहाँ पे एस में भी 2 होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास फिल होते हैं। तो आपसे बोला गया कि अगर यहाँ पे 2+ है, मतलब 2 आइकन हमने यहाँ से हटा दिए, 2 हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचे? 2 हटा दिए तो हमारे पास कितने बचे जो कि अयुग्मी है, जिनका युग्म नहीं बना हुआ? इसका तो युग्म बना हुआ है, इसके युग्म नहीं बने हुए हैं। तो 1 2 3 4, 4 हमारे पास बने हुए हैं, तो फोर्थ वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। Zr तथा HF की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या लगभग एक समान होती है ना, एक समान होती है। इसका कारण क्या है? दोनों की त्रिज्या एक समान क्यों होती है भैया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास विकर्ण संबंध। गलत बात है। दोनों का एक ही समूह में होना, नहीं भैया ये भी नहीं है। फिर क्या है भैया? लेंथनॉइड संकुचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेंथनॉइड संकुचन की वजह से ही इसका जो त्रिज्या है वो समान होती है। लेंथनॉइड संकुचन के ऊपर एक 3 नंबर 4 नंबर का प्रश्न भी बनता है। चलिए आगे हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। याद करते चलो, आप लोग वीडियो पॉज कर लो, जो याद ना हो उसको एक बार और पढ़ लो, 2 बार और पढ़ लो, और हो सके तो वीडियो को एक बार और देख लेना पूरा का पूरा। सारे के सारे कठिन से कठिन, इजी से इजी सब याद हो जाएंगे। निम्नलिखित के निम्नलिखित के बनने के कारण AgCl जलीय अमोनिया में विलय है। तो देखो NH3
टू जो होता है वो हमारे पास हमेशा करेक्ट होता है, इस तरह से दिख जाए तो NH3 और यहाँ पे 2। अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको इसे देखना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भैया? RMGX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो अभिकर्मक में हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की खास बात ये होती है कि इसमें एक मेटल भी होता है, साथ में इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक कंपाउंड भी होता है, मेटल मतलब हमारे पास धात्विक भी होता है। तो कार्बन भी होगा, धात्विक भी होगा, तो ये हमारे पास यौगिक क्या बनाता है? ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक कहलाता है। इसी प्रकार से संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपाद क्या होता है? तो बोलेंगे ये वर्नर की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? वर्नर। यहाँ पे वर्नर चलता है, ठीक है। कोई क्रिकेट देखता हो तो पता होगा उसे, डेविड वार्नर से आप लोग इसे याद कर सकते हो। डेविड वार्नर की थ्योरी थी संकुचन लवणों की संरचना। ओके, फिर फोर्थ वाला हमारे पास है कौन सा कार्बनिक धात्विक यौगिक नहीं बनाता है? तो इनमें से C2H5ONA जो होता है ये सॉल्ट होता है, तो ये धात्विक यौगिक नहीं बनाता है, ध्यान रखना। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट PH3 P3RH Cl, ये हमारे पास जिगलर नट्टा कैटलिस्ट होता है। K4FeCN6 में आयनों की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है? तो देखो ये जो है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितने? 4। 6 में से 4 गए तो कितने बचे? हमारे पास 2 बचे। ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 में हम लोग आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे और उनके MCQs याद करवाएंगे आपको। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, और वीडियो को लाइक सभी लोग कर देना। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा आपका। ओके, सो सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।